हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं हाल ही में रिलीज हुई सीरीज वृंदा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको असुर जैसी सीरीज पसंद आई थी तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीरीज की तरफ। तो सीरीज की शुरुआत में हमको एक घना जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बच्ची चीनी को देखते हैं जो अपने भाई सच्ची को ढूंढ रही होती है और अपने भाई को पुकारती है और उसका भाई उसे कहीं भी नहीं मिलता। थोड़ा टाइम बीत जाता है, फिर चीनी देखती है कि उसका भाई जमीन पर पड़ा हुआ है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हो गया है। वो भागते हुए अपने भाई के पास जाती है और रोने लगती है और उसको पुकारती है। तभी सच्ची आंख खोलता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस तुझे डरा रहा था। चीनी तब रोती रहती है। तब उसका भाई बोलता है कि मैं तुझे छोड़कर कहीं कभी भी नहीं जाऊंगा और देख, मैंने तेरे लिए एक डॉल बनाई है। चीनी डॉल देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर वो दोनों गाँव जाते हैं। गाँव में बहुत बुरा हाल था, लोग मर रहे थे। बारिश से लकड़ियां भी नहीं सूख रही थी, वो खाना भी नहीं बना पा रहे थे। देखते देखते बहुत लोग मर रहे थे। तब पुजारी बोलता है कि देवी क्रोधित हो चुकी हैं। हम मरे हुए लोगों की बॉडी देखकर समझ सकते हैं। पूरी बॉडी काली पड़ चुकी है और उनकी आंखें लाल थी। सारे गांव वाले पुजारी जी से मदद मांगते हैं। पुजारी तब ध्यान लगाता है और देवी के आदेश से वो बोलता है कि देवी बलि मांग रही है छोटी बच्ची की। फिर वो ध्यान लगाते हुए चीनी की तरफ पॉइंट करता है। ये देखने के बाद चीनी की माँ रोने लगती है और बोलती है कि मेरी बलि ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। और सारे गांव वालों से वो मदद मांगती है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। उसका भाई सच्ची भी बहुत रोता है और बोलता है कि मैं मेरी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। गांव वालों के सामने उनकी माँ बेबस थी, वो कुछ नहीं कर पाई। रात को उसकी माँ डिसाइड करती है कि वो बच्चों को लेकर शहर भाग जाएगी और फिर रात के अंधेरे में वो तीनों निकल जाते हैं। कुछ दूर जाते ही चीनी की डॉल गिर जाती है और गाँव वालों को भी पता चल चुका था अभी तक कि वो लोग भाग रहे हैं। वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सच्ची चीनी की डॉल लेने के लिए जाता है और उसकी माँ चीनी को लेकर भागती रहती है और सच्ची उनसे बिछड़ जाता है। उसकी माँ चीनी को एक ट्रक पर बिठा देती है और खुद भी उस ट्रक पर चढ़ने लगती है, पर वो चढ़ नहीं पाती। गांव वाले फिर उसकी माँ को पकड़ लेते हैं। चीनी बिछड़ जाती है, वो ट्रक से चली जाती है। वो अपनी माँ और भाई को चिल्ला चिल्ला कर पुकारती रहती है। उसका भाई भी जंगल में खो चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको कई सालों बाद वृंदा को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड पर लेटी हुई थी और अलार्म बजे जा रहा था। वृंदा के टेबल में उसके पापा और उसकी फोटो रखी हुई थी। फिर हम देखते हैं एक औरत को जो कि अपनी लड़की छुटकी को बुला रही होती है, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका है और छुटकी फोन में लगी हुई थी। छुटकी को अपनी माँ से बात करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं था। तब वृंदा कहती है मम्मी जो बोल रही है उसको सुन लो, पर छुटकी उसको भाव नहीं देती और उधर से बाहर चली जाती है और कुछ लड़कों के साथ बाइक से चली जाती है और वृंदा बाइक का नंबर नोट कर लेती है। फिर हमको तेलंगाना डिपार्टमेंट का एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारथी अपने कांस्टेबल के साथ काम कर रहा होता है। वो क्रिश्चियन होता है कि तभी पुलिस स्टेशन पर वृंदा आती है, जो खुद भी एक क्रिश्चियन होती है। इस पुलिस स्टेशन पर भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक लड़की हायर पोस्ट पर हो तो जूनियर उनकी कदर नहीं करते, पर पोजीशन की वजह से सामने से इज्जत देनी पड़ती है। वृंदा के पीछे से ये लोग उसकी बहुत बुराई करते हैं, पर वृंदा बहुत शांत दिमाग की है। वो कभी झगड़ा नहीं करती और काम से काम रखती है। वो पहले जाते ही छुटकी जिस बाइक पे बैठी थी उसका नंबर वगैरह चेक करती है, फिर अपने काम में वो बिजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं सीआई सोलमन आते हैं, जिन्हें देखकर सारे लोग खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट करते हैं। वृंदा बैठी हुई थी, वो वृंदा के आगे जाकर थोड़ा खांसते हैं तो वो लिस्ट पकड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। सीआई सोलमन टोटल करप्ट ऑफिसर है, वो हफ्ता भी वसूलता है। इसी के साथ उनका बाहर एक चक्कर भी चल रहा है। तभी पुलिस स्टेशन की इलेक्ट्रिक लाइन खराब हो जाती है। वो बोलते हैं कि अंदर हो सकता है फ्यूज चला गया हो। इलेक्ट्रिशियन को बुलाते बुलाते हम देखते हैं कि वृंदा खुद ही उसे ठीक कर देती है। फिर हम देखते हैं एक दूध वाले को जो कि नदी के पास अपनी गाड़ी रोकता है। तभी वो देखता है कि रिवर के दूसरे छोर पर कुछ तैर रहा है। जब वो उस नदी के पास जाता है तब वो देखता है कि वो डेड बॉडी पानी में तैर रही होती है। तभी फिर उधर पुलिस आती है और जगह को सील कर दिया जाता है। उससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे और वृंदा को दिखाया जाता है, जिसे क्राउड संभालने का काम दिया गया था। सारथी और सीआई इस केस को देख रहे होते हैं। सीआई बोल देते हैं कि ये सुसाइड है, दारू पी के पानी में गिर गया है इसलिए वो मारा गया, ओपन एंड शट केस है। फिर हम वृंदा को देखते हैं जो कि प्रेस को लौट जाने को बोलती है। वो बताती है कि जगह अभी सील है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप उधर जा सकते हैं, इससे पहले बॉडी के पास जाना मना है। बॉडी को जब वृंदा के सामने से वैन में ले जाया जा रहा था तब वृंदा देखती है कि डेड बॉडी पर अलग अलग जगह मार्क्स बने हुए थे, मानो किसी जानवर ने उसे नोच कर खाया हो। फिर रात को इन्वेस्टिगेशन एरिया से सारे पुलिस ऑफिसर लौट रहे होते हैं। सारथी और बाकी कांस्टेबल चाय पी रहे थे। तभी वृंदा भी उनको ज्वाइन करती है। तभी एक कांस्टेबल सर से पूछता है, सर मुझे समझ में नहीं आता कि ये बेवड़े लोग पी के नाले में ही जाकर क्यों मरते हैं और हमारा काम भी बढ़ाते हैं। वृंदा कहती है ये सुसाइड नहीं है, प्लान्ड मर्डर है। तुम देख सकते हो कि उसकी बॉडी में इतने निशान है और किसी जानवर ने उसको नोच कर खाया है और एक रेत की बोरी से बांध के उसको नीचे गिरा दिया गया था। चूहे ने
बोरी को काटा इसलिए उसकी बॉडी ऊपर तैर रही थी। तभी सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्चरी में देखते हैं सीआई और सत्या को। सीआई बोलता है कि मेरा आना जरूरी है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ सर, पोस्टमार्टम जो कर रहा है वो बोल रहा है कि स्टेशन के हेड को बुलाना होगा। फिर सत्या और सीआई डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इसका मर्डर हुआ है, सर में किसी लोहे की चीज से मारा गया है, इसलिए स्कल बाहर आ चुका है, पीठ में 3 बार चाकू भोंका गया है, इसलिए रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है और आगे इसके हार्ट के पास 16 बार चाकू मारे गए हैं। एक बार भी चाकू मारेंगे तो कितना दर्द होगा आप सोच सकते हो। तो ये सुनने के साथ ही सीआई को उल्टी आ जाती है, वो बाहर चला जाता है। फिर डॉक्टर बताता है कि बॉडी को रेत की बोरी से बांध के पानी में फेंका गया था, चूहे ने बोरी को काटा इसलिए बॉडी ऊपर आ गई। फिर सारथी वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और कांस्टेबल को सभी मिसिंग केसेस की फाइल्स को अलग करने के लिए कहता है। फिर वो वृंदा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा शक सही था, हम इसी केस के ऊपर काम कर रहे हैं, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। फिर हम देखते हैं वृंदा भी इन लोगों को ज्वाइन करती है और एक एक करके फाइल देखने लगती है। फिर रात में जब ये लोग घर वापस जा रहे होते हैं तब वृंदा सारथी से पूछती है क्या मैं फाइल्स घर लेके जा सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ लेकर जा सकती हो, बस एक साइन करना होगा। फिर वृंदा घर जाकर अच्छे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ती है और एक एक करके पॉइंट्स को नोट डाउन करती है। अगले दिन जब वृंदा थाने पहुंचती है तो वो सारथी से कहती है सारे ऐसे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट निकालो जो कि कोल माइन या रेलवे ट्रैक में काम करते हैं, क्योंकि नेल्स में हमें ग्रेनाइट और कोल के सैंपल मिले हैं और ऊपर से पैरों में छोटे छोटे चोटों के निशान भी हैं। फिर सारे नेम्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और 32 नामों की वो शॉर्ट लिस्ट तैयार करते हैं। एक एक करके सारे विक्टिम्स के परिवार वालों को बुलाया जाता है। उसमें से एक परिवार उस बॉडी की पहचान भी कर लेता है। विक्टिम की बेटी और उसकी बीवी रोती रहती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं है कि क्या हो गया, ये हमसे बहुत प्यार करते थे, पर कुछ दिन पहले वो काम के लिए तो बाहर निकले पर वापस नहीं लौटे। वो लोग बाहर आते हैं तब सीआई आता है और बोलता है गुड जॉब वृंदा, तुमने अच्छे से काम किया, पर इस केस को हमें बंद करना होगा क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर हमने ऐसा केस ओपन रखा तो हमारे स्टेशन की बदनामी होगी। वृंदा तब सारथी को देखती रहती है पर वो भी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वृंदा पुलिस स्टेशन जाती है और यूनिफॉर्म चेंज करके नॉर्मल कपड़े पहन लेती है और गाड़ी लेकर वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाती है। वो पहले उस नदी के छोर में जाती है पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो कैलकुलेट करती है कि हो सकता है बहाव की वजह से वो इधर आ गया हो, इसलिए वो नदी के दूसरे किनारे पर भी जाती है जो कि बॉर्डर एरिया था। तभी उसे एक पक्षी का पंख मिलता है। फिर वो उस पंख की फोटो खींचकर गूगल स्कैनर पर डालती है। स्कैनर पर डालते ही उस बर्ड की फोटो आ जाती है। साथ ही ये इन्फो भी मिलती है उसको कि अगर ये बर्ड किसी को घाव दे तो वो कैसा दिखेगा, और वो सेम उस डेड बॉडी के निशान से मैच हो रहा था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ब्लैक पॉलिथीन में कुछ सामान लेकर बारात में नाच रहा होता है। फिर उस बारात से निकलकर वो एक खंडर में जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा था। वो धीरे धीरे खंडर के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि ये आदमी इधर ही रहता है। वो आदमी फिर पॉलिथीन से मीट निकालता है और उसको पकाने लगता है। वो किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि झाजी, अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो तुम काम कैसे करोगे? तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है और तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है कि झाजी कोई इंसान नहीं है बल्कि एक बर्ड है और ये वही बर्ड है जिसका पंख वृंदा को मिला था और वो आदमी पक्षी को मीट खिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर हम नोटिस करते हैं कि उस आदमी के बैग में वही डॉल थी जो कि चीनी को उसके भाई ने दी थी। वो आदमी फिर उस डॉल को उठाता है और अपनी गोदी में लेकर उसे सहलाता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि क्या हुआ था असलियत में, जब उस औरत ने अपनी बेटी चीनी को भगा दिया था और साची जंगल में खोया हुआ था। गांव वाले उसकी माँ को पकड़कर पुजारी के सामने लाए और उसको सब लोग पीट रहे होते हैं। तब एक आदमी आता है और बोलता है कि आप इसकी जगह मेरी बेटी की बलि ले लो। पुजारी भी इस बात को मान जाता है और बोलता है कि माता को भोग तो चढ़ाना ही पड़ेगा। फिर वो बच्ची को ले आते हैं और उसको एक पेड़ से बांध देते हैं। फिर उसके ऊपर सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। इतनी देर में गांव वालों की आवाज सुनकर सच्ची भी उधर आ जाता है और हम देखते हैं कि उस बच्ची को आग लगा दी जाती है। सच्ची को लगता है कि ये उसकी बहन है। वो पूरा शॉक हो जाता है। फिर पुजारी बोलता है कि इस औरत को भी हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसने भगवान को रुष्ट किया है, और उसका गला भी वो लोग काट के चले जाते हैं। फिर पुजारी जी बोलते हैं कि आज जंगल में माता आएंगी तो सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, पर सच्ची उधर बैठा रहता है। वो देखता है कि उसकी बहन की बॉडी जल के खाक हो चुकी है, उसकी माँ भी मर चुकी है। थोड़ी देर बाद वो अपने शौक से निकलता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो भगवान के ऊपर से पूरा विश्वास खो देता है और अपने गले के लॉकेट को नीचे फेंक देता है। फिर वो एक मशाल लेता है और उस भगवान की मूर्ति को भी जला देता है और गांव के हर घर को भी जला देता है। और उस दिन उस हादसे में 32 लोग मारे गए थे। फिर हमको सारथी का घर दिखाया जाता है।
जहाँ पर उसकी वाइफ खाना बना रही होती है और उसकी माँ उसको ताने दे रही होती है कि तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते, इतने साल मैरिज को हो चुके हैं, तुम लोगों का कोई भी बच्चा नहीं हो रहा। फिर सारथी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और उन दोनों मियाँ बीवी में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है बच्चे को लेकर। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में पहले से ही बृंदा मौजूद थी, जो कि पिछले दिन इन्वेस्टिगेशन करके एक पक्षी का पंख ढूंढ के लाई थी। उसके पास यही एक एविडेंस था। फिर वो सारथी को बताती है कि इस पक्षी की वजह से ऐसे घाव बनते हैं। तभी सीआई सॉलमन आ जाते हैं और केस का स्टेटस पूछते हैं। सारथी उस बात को टाल देता है और बोलता है कि वो केस तो क्लोज हो चुका है सर। पर बृंदा शांत नहीं हुई थी। वो खोजबीन करना चालू कर देती है कि ये पक्षी क्या है और ये किधर मिलता है। जब उसको कुछ भी पता नहीं चलता तो वो विक्टिम के घर में जाती है जो मारा गया है। वहाँ भी उसको यही पता चलता है कि अचानक से काम की जगह से वो गायब हो गए। और दूसरी जगह में हम छुटकी को देखते हैं जो कि गलत संगत में जा रही है। वो वीड लेना भी शुरू कर देती है। उसमें से एक लड़का उसको पसंद भी करने लगा था। जब वो लेट घर वापस आती है तो उसकी माँ उससे पूछताछ करती है तो वो चीख पड़ती है और बोलती है तुम्हारी जो सो कॉल्ड बड़ी बेटी है उसको जाकर सब कुछ पूछो, मुझे नहीं। दूसरी जगह हम वही किलर को देखते हैं जो कि एक ढाबे में बैठकर खाना खा रहा होता है और वो खाने से चिकन को अलग करके रखता है और सिर्फ वेज खाना ही खाता है। वो थोड़ा अजीब बिहेवियर कर रहा होता है। उसके आसपास के लोग भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी ढाबे वाला बोलता है कि तुमने जिस बस के बारे में बोला था वो बस आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर नीचे उतरता है और सारे लोग उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तो वो किलर उस बस ड्राइवर को सिर्फ देखे जा रहा था। और दूसरी जगह हम बृंदा को देखते हैं जो कि फिर से सपना देख रही थी उसके गाँव का। असल में चीनी ही बृंदा है। जब वो गाड़ी से अपने गांव से भागी थी तो एक चेक पोस्ट पर उसको पकड़ लिया जाता है। कृष्ण मूर्ति नाम के ऑफिसर ने जब चेकिंग करी तो उनको वो बच्ची मिली। फिर वो उसको अपने साथ अपने घर ले आए। अब प्रेजेंट में बृंदा एक साइकोलॉजिस्ट से मिलती है और बोलती है कि मुझे वो सपने फिर से परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर बताती है कि ये कोई सपने नहीं है, ये तुम्हारा पास्ट है। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं सारथी आकर बृंदा से माफी मांगता है और बोलता है कि सीआई के सामने मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती, मुझको आगे अपना प्रमोशन भी देखना है। फिर वो चाय पीने बाहर चले जाते हैं। चाय पीते टाइम सारथी उसे समझाता है कि सीआई सर इन चीजों को टॉलरेट नहीं करते। तभी बृंदा नोटिस करती है कि जो चाय वाला होता है वो बिना देखे कप्स को बाल्टी में डाल रहा होता है। इससे उसको क्लू मिलता है। वो सारथी से बोलती है कि किलर ने 16 बार एक ही जगह स्टैब किया। ये कोई ऐसे ही किलर नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई एक्सपीरियंस किलर होगा, यानी उसने पहले भी बहुत खून किए होंगे। हमको डेटाबेस में ऐसे नाम ढूंढने हैं जो मल्टीपल स्टैब्स की वजह से मारे गए हैं। फिर बृंदा लग जाती है अपने काम में और एक के बाद एक वो लिस्ट निकालती रहती है और सभी पुलिस स्टेशन में जाकर रिकॉर्ड चेक करती है। सीआई को सारथी मैनेज करता है और बोलता है कि बृंदा की तबीयत खराब है। कुछ दिन बाद जब बृंदा पुलिस स्टेशन आती है तो वो देखती है कि सारे पुलिस स्टाफ के साथ ही सीआई सैलमन भी बैठा हुआ था। वो बृंदा के आते ही उसके ऊपर टोंट मारता है। बृंदा जैसे ही उसे बताने के लिए जाती है वो बोलता है मैंने बोला था केस बंद करने को। वो जैसे ही लीड मिलने की बात करती है तो वो चिल्लाकर बोलता है कि स्टेशन में एक लेडी एसआई की जरूरत है, इसलिए तुम हो, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है। टेबल पर चुपचाप बैठी रहा करो और मैं आऊँ तो सल्यूट करो, लोगों के लिए खाना लाओ और ज्यादा मन करे तो बाहर जाकर रंगोली बनाओ, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है। स्टेशन में ये बोलकर वो चले जाते हैं। इसके बाद जब वो बाथरूम यूज करने के लिए जाता है तो वो गुस्से में बाहर से लाइट बंद करके कुंडी लगा देती है। तब सारथी आता है और बोलता है क्या कर रहे हो, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सीआई अंदर से चीख रहा होता है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर बृंदा अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है और सारथी दरवाजा खोलता है और बोलता है कि सर शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसके बाद हम पार्क में एक बच्चे को देखते हैं जो कि झूला झूल रहा होता है। वो किलर उसके सामने आता है और उसे एक टॉय गिफ्ट करता है और बोलता है कि तुम स्कूल जाना, अगर तुम्हारे पापा घर नहीं आए, पापा से तुम बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है, मेरे बारे में पापा को मत बताना। ये बोलते ही हम देखते हैं कि बस ड्राइवर आ जाता है और वो किलर वहाँ से भाग जाता है। बृंदा को इस केस में एक और चीज पता चलती है, जहाँ पर हर विक्टिम के सर पर कोई बाल नहीं था, सारे गंजे थे। फैमिली से पूछने पर यह पता चलता है कि उनके सर पर बाल थे, मतलब पहले उनको किडनैप किया गया, उसके बाद उनका मुंडन किया गया और फिर उनको मारा गया। ये किसी सीरियल किलर का ही काम हो सकता है। जब सोलमन को इन्होंने सारा डेटा दिखाया तो सीधा वो लोग चले गए एसआईटी के पास। सोलमन उनको सारी चीज बताता है और बोलता है कि मेरे एक ऑफिसर सारथी ने इस चीज को अच्छे से लुकआउट किया, इसलिए हम इस चीज को क्रैक कर पाए। एसीपी साहब भी बहुत खुश होते हैं, पर बृंदा को सोलमन कोई भी क्रेडिट नहीं देता। सारथी के बोलने पर भी वो उनको थोड़ा भी क्रेडिट नहीं देता और उसको गाली देने लगता है। अब ये सारा केस एसआईटी हैंडल करेगा और एसीपी इस केस को लीड करेंगे। फिर हम रात को देखते हैं वो किलर सड़क पर होता है और हाथ में चोट लगने के बहाने से मदद मांगता है।
बक्से को गाड़ी में डालने के लिए। वो आदमी खुशी खुशी उसकी मदद करता है और मदद करते ही वो किलर उसके पीछे से रोड से उसके सर पर हमला कर देता है और उसको गाड़ी में भरकर अपने अड्डे पर लेकर जाता है। फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम सच्ची को देखते हैं जो कि नाबालिग बच्चों की जेल में है। सच्ची भगवान को नहीं मानता। वार्डन आए दिन उसको मारते पीटते हैं भगवान को मानने के लिए, क्योंकि हर दिन सेंटर में प्रेयर होती है जहाँ सच्ची चुपचाप खड़ा रहता है। दूसरी तरफ फिर से प्रेजेंट में हम उस किलर को देखते हैं जिसने की बस ड्राइवर को पकड़ रखा था और उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी बस चाहिए। वो बस ड्राइवर मान जाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो। वो किलर बोलता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। तब वो ड्राइवर भगवान का नाम लेता है कि उसके लिए मुझे छोड़ दो। तब वो किलर अपना कान बंद कर लेता है और फिर वो उसका मुंडन करता है और देखते ही देखते उसको जान से मार देता है और उस पक्षी को खाने के लिए छोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सारथी को देखते हैं जो SIT ऑफिस जाता है और ACP से रिक्वेस्ट करता है कि इसमें वृंदा को भी लिया जाए। पहली बार लीड को वृंदा ने ही ढूंढा था। मैं और सोलमन सर तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए थे और सर इसको कंप्लेंट की तरह नहीं लीजिएगा, इसको एज ए फीडबैक लीजिए। फिर ACP सोलमन को कॉल करके बोलता है कि ऑफिस में जितना पेंडिंग काम है वो तुम करो और तुम्हारे अंडर एक नया SI ज्वाइन हुआ है, उसको मेरी टीम में भेज दो। तुम बहुत सीनियर ऑफिसर हो सोलमन, इस केस के लिए हम काफी हैं। अप्रूवल मिलने के बाद सारथी वृंदा को कॉल करके सब कुछ बता देता है और सोलमन को भी शक हो जाता है कि सारथी ने इन्फॉर्मेशन ACP को दी होगी। अब सारथी और वृंदा SIT टीम को ज्वाइन करते हैं और एक एक करके वो एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं। हर जगह वो लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं। एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट उनके डिपार्टमेंट में आता है और बोलता है कि ऐसे सीरियल किलर्स का मोटिव यही होता है, उनके मन में कोई बिलीफ होता है जो कि वो मानते हैं कि गलत है या कोई भी पास्ट का ट्रॉमा रहा होगा, तो ये लोग हिंसक हो जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं। दूसरी जगह फिर से हम उस किलर को देखते हैं जो कि इस बार भी इस बॉडी को बोरी से बांध के तालाब में डुबा देता है। थोड़ी देर बाद जब उधर से वो लौट रहा होता है तब 2 पुलिस ऑफिसर उधर पेट्रोलिंग के लिए आए थे। वो लोग पैसे खाने के लिए उससे फालतू क्वेश्चंस पूछने लगे कि तुम इधर क्या कर रहे हो, ट्रक में क्या है, पुलिस स्टेशन चलो। किलर एबनॉर्मल टाइप के आंसर देने लगता है। तब पुलिस वाले उसको थाने लेकर आ जाते हैं। फिर उस रात को वृंदा सारथी के घर जाती है खाना खाने के लिए। फिर वो तीनों अच्छे से बातचीत करते हैं। वृंदा भी कंफर्टेबल हो जाती है उनके साथ। वो काफ़ी बातें करते हैं पर वृंदा ज़्यादा बातचीत नहीं करती। फिर जब वो वापस गाड़ी से लौट रहे होते हैं तब सारथी वृंदा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। मेरे फादर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, मैं उन्हें एक ट्रक में मिली थी, वो मुझे घर ले आए, अब यही लोग मेरी फैमिली है। फिर हमें वृंदा का पास दिखाया जाता है जहाँ कृष्णमूर्ति अपनी छोटी बेटी के साथ वृंदा को भी रखता है। वो चाहता है कि वृंदा भी उनके साथ रहे। उसकी वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर वृंदा बार बार बोलती है कि मुझे मेरी फैमिली के पास भेज दो। उसको पिछला सब कुछ याद था कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी माँ के साथ क्या हुआ और उसके भाई के साथ क्या हुआ, पर कृष्णमूर्ति उसे हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला देते, ना कि पास्ट में देखने का। फिर भी वो कोशिश करते रहे कि वृंदा की फैमिली का कोई मेंबर मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वृंदा उस पक्षी के बारे में पता करने के लिए फिर से जाती है, जहाँ पता चलता है कि ये पक्षी अब विलुप्त हो चुका है। ये पहले एक ट्राइब जाति के पास रहा करता था। वो लोग बलि चढ़ाने के बाद उसके मांस को खाने के लिए इस पक्षी को छोड़ दिया करते थे। फिर वृंदा ये इन्फॉर्मेशन SIT टीम को देती है जहाँ पर उनको पता चलता है कि नरबली के साथ बहुत सारे रिचुअल के साथ भी ये मर्डर केस जुड़े हुए हैं। तभी वृंदा कहती है कि हम सबको पुराने केसेस नहीं नए केसेस देखने चाहिए जो कि अभी मिसिंग है। फिर वो सारे मिसिंग केसेस को शॉर्टलिस्ट करने लग जाते हैं। फिर वृंदा उसी ड्राइवर के घर पहुंचती है। वहाँ उसकी पत्नी बताती है वो ड्राइवरी करने गया था पर वापस नहीं लौटा, लास्ट कॉल भी मेरे साथ ही हुई थी, उसने मुझे बोला था कि वो 10 मिनट में लौटेगा पर नहीं आया। फिर वृंदा ऑटो लेकर चली जाती है। ऑटो ड्राइवर बोलता है कि उसकी औरत उसके ऊपर खाली शक करती है। अब्दुल बहुत ही अच्छा लड़का है। वृंदा फिर पूछती है कि अब्दुल रोज रात को किस रास्ते से घर आता है, क्या तुम्हें पता है? वो आदमी रास्ता दिखा देता है और उसके साइड में ही एक जंगल भी होता है। वृंदा ड्राइवर को उसमें चलने के लिए बोलती है पर ऑटो ड्राइवर बोलता है कि रात में कोई भी उधर नहीं जाता। वृंदा जब उधर जाती है तो थोड़ी दूरी पर उसे वही खंडर मिलता है जहाँ पर वो खून हुआ था। थोड़े टाइम बाद इधर उधर ढूंढने के बाद वृंदा को खून के धब्बे मिल जाते हैं और नेक्स्ट डे SIT टीम और फोरेंसिक टीम वहाँ पर आती है। वृंदा को छानबीन करते टाइम उधर एक ATM की स्लिप मिलती है जो कि 2 दिन पहले की थी जब अब्दुल मिसिंग हुआ था। फिर वो ATM स्लिप लेकर सर से परमिशन मांगती है डेटा चेक करने के लिए। तब पता चलता है कि वो स्लिप किसी कबीर आनंद की होती है। वो लोग बोलते हैं कि इसका डेटा बिल्कुल क्लीन है।
वो एक राइटर और प्रोफेसर है, साथ ही वो एक एनजीओ भी चलाता है। पर बृंदा कहती है कि इसकी लोकेशन हमको गांधीनगर में मिली थी, वो अगर कोई भी झूठ बोलेगा तो हम पकड़ सकते हैं, प्लीज हमको एक बार इंटेरोगेशन करने दीजिए। एसीपी सर बोलते हैं ठीक है बट आराम से, क्योंकि एटीएम स्लिप कोई भी ब्रेक थ्रू प्रूफ नहीं हो सकता। फिर आनंद को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। वो बहुत ही आराम से अपनी कंपनी की हर एक जगह को एक इन्वेस्टर को दिखा रहा होता है फंडिंग लेने के लिए। इन्वेस्टर के जाने के बाद बृंदा और सारथी उससे मिलते हैं और पुलिस स्टेशन बुलाते हैं इंटेरोगेशन करने के लिए। पहले जाकर सारथी उनसे पूछता है कि जून 13 को आप कहाँ थे। आनंद बताता है कि जून 13 को मैं कॉलेज में होऊंगा, फिर वहाँ से घर आकर एनजीओ को संभाला, फिर पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया बस। सारथी तब बोलता है कि आपने एटीएम से 12,000 विड्रॉ किए होंगे, आपको तो याद ही होगा। तब आनंद बोलता है हाँ मैंने विड्रॉल किया था, एनजीओ में थोड़ा मुरम्मत का काम चल रहा था इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी, बस 10 मिनट का ही काम था। पैसे विड्रॉ करके मैं वापस एनजीओ में लौट आया। फिर सारथी बोलता है कि हमको एटीएम स्लिप मर्डर वाली जगह से मिला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो कि आपके एरिया से 20 किलोमीटर दूर है। आप ज्यादातर अपनी एटीएम स्लिप को संभाल के रखते हैं या क्या करते हैं? तब आनंद इरिटेट होकर कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैंने मर्डर किया है? एटीएम स्लिप कौन संभाल के रखता है? एटीएम से पैसा निकालते हैं, फिर स्लिप का क्या होता है हमको भी नहीं पता। मुझको लेट हो रहा है, मुझे एनजीओ भी जाना है। आनंद उठ के जाने लगता है। वो लोग उसे रोकते हैं पर एसीपी सर आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर आप जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। पर बृंदा को आनंद की बातों पर विश्वास नहीं था, वो उसके ऊपर नजर रखने लगती है। 2 दिन तक के बाद बृंदा के हाथ में कुछ नहीं लगता। फिर रात को छुटकी उस लड़की के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, उनका अफेयर चल रहा होता है। तभी बृंदा डोर नॉक करती है। बृंदा उससे स्कूल के बारे में पूछती है कि तुम स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर रही। तब छुटकी चीखने लगती है अपनी मम्मी के ऊपर और बोलती है कि ये मुझे ज्ञान क्यों दे रही है। बृंदा कुछ नहीं बोलती और चली जाती है वहाँ से। इन दोनों बहनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। फिर हम देखते हैं सारथी केस में एक चीज नोटिस करता है, हर एक आदमी को मरने के बाद तालाब में बहाया जाता है। जैसे गांधीनगर में अब्दुल का मिसिंग केस मिला है, इसलिए उसे भी तालाब में बहाया गया होगा। उसके आसपास जो एरिया होंगे उसमें तालाब में उसको डुबाया गया होगा। एक तरफ सारथी गाड़ी लेकर तालाब को चेक करने के लिए गांधीनगर के आसपास और दूसरी जगह बृंदा आनंद के एनजीओ में पहुंच जाती है। बृंदा उससे बात करने के लिए वहाँ उसका वेट करती है। फिर वो कॉलेज तक जाते हैं और गाड़ी में बृंदा बताती है कि मैंने 2 दिनों तक तुम पर नजर रखी पर मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कातिल अपनी अच्छी इमेज पोर्ट्रे करता है पर अंदर उसका गिल्ट छुपा हुआ होता है। आनंद बोलता है कि मेरा ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, मैं एनजीओ चलाता हूँ और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बृंदा उससे पूछती है आपको क्या भगवान में विश्वास है? आनंद बोलता है मुझे भगवान में इतना विश्वास नहीं है, मुझे सिर्फ कर्म पर विश्वास है। मेरे फादर मानते हैं इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा सा भगवान को मान लेता हूँ, उनके मन की खुशी के लिए। दूसरी जगह गांधीनगर के पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं जहाँ पर कातिल को पुलिस स्टेशन लाया गया था। उन सबसे पैसा लिया जाता है जिनको उन्होंने रात को पकड़ा था, पर ये कोई पैसा नहीं देता। पुलिस ऑफिसर उसका बैग छीन लेते हैं। उसके बैग में वही चीनी की डॉल मिलती है जो कि सच्ची ने उसको दी थी। ऑफिसर बोलता है क्या तू कोई काला जादू करता है? तब उसको गुस्सा आने लगा और डॉल छीनने की वो कोशिश करने लगा। पुलिस ऑफिसर सारे उसे पकड़ने लगे और वो रोता गया। पुलिस वालों को लगता है कि ये पागल है, वो उसका सामान देकर उसको भेज देते हैं। फिर हम बृंदा को देखते हैं जो आनंद की क्लासेस के बाहर खड़ी हुई थी, उसका लेक्चर सुन रही होती है जो कि अपने पेरेंट्स न्याय के ऊपर थोड़ा बेस करके बनाया हुआ था। फिर उसके बाद हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कृष्ण मूर्ति उसे समझा रहे होते हैं हमेशा सच के रास्ते पर चलो, तुम्हारे आगे अगर साधन है, तुम्हारे पास अगर कोई साधन है तो सबकी हेल्प करो, अन्याय कितना भी बड़ा हो उसको जलाने के लिए सच्चाई की एक तीली काफी होती है। तब बृंदा उन्हें बताती है कि आज उसने उसके पर्स से पैसे चुराए हैं। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि आज तुम्हारा सच को तुमने जीतने दिया और सच बता दिया, अगर तुम नहीं बताती तो झूठ जीत जाता। ऐसे बृंदा को लेसन देते जाते हैं। बृंदा भी उनके क्लोज आ जाती है और उन्हें अपने पापा मानना शुरू कर देती है। फिर एक दिन उनके घर में खबर आती है कि उनके पापा गुजर चुके हैं, उन्होंने एक और लड़के को अडॉप्ट किया था, उसके साथ उनकी भी बॉडी मिली थी। वो लड़का घायल है पर उसके पापा मर चुके हैं। उन्होंने जाति के विरुद्ध किसी को बचाने की कोशिश करी थी इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। दोनों बेटियां और माँ फूट फूट के रोने लगती हैं। प्रेजेंट में हम बृंदा को देखते हैं जो कि आनंद के साथ बहुत ही फ्री हो रही थी। उसको लग रहा था कि आनंद बहुत ही अच्छा लड़का है, वो केस में हेल्प कर पाएगा और ये बस कोइंसिडेंस है। दूसरी तरफ सारथी बॉडी ढूंढने में लगा हुआ था। सुबह शाम ढूंढने के बाद रात को आखिर में जाकर उनको लाश मिलती है। अगले दिन सुबह स्पॉट में बृंदा आती है, तभी उसको एक कॉल आती है। वो भागते हुए आनंद के एनजीओ जाती है और देखती है कि उनके फादर का मर्डर हो चुका है, उसी सेम पैटर्न
कारण से अब वृंदा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने आनंद के ऊपर शक किया था कि वो सस्पेक्ट है, बट वो आज विक्टिम हो गया था। आनंद के फादर की लाश सामने पड़ी हुई थी, वो खुद को ब्लेम करती है। एसआईटी ऑफिस में भी एसीपी को बहुत सुनाया जाता है सीनियर्स के थ्रू कि तुम्हारे ऑफिसर वृंदा वहाँ क्या कर रही थी जब तुमने बोल दिया था कि आनंद के साथ कोई पूछताछ नहीं करनी। तुम्हारे जूनियर्स ही तुम्हारे ऑर्डर सही से नहीं मान रहे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रैफिक में चेकिंग चल रही होती है, जहाँ पर वृंदा की बहन छुटकी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो ड्रंक थे और गाड़ी में वीड भी होती है। राउंड पर सीआई सोलेमान होता है, उसको भी मौका मिल जाता है वृंदा को जलील करने के लिए। वो पूरी गैंग को थाने में लेकर जाता है। जब वृंदा को खबर मिलती है तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सोलेमान से माफी मांगती है और कहती है कि ये मेरी बहन है, आपको कोई गलती हुई होगी। पर सोलेमान उसको जलील किए जा रहा था कि तुम तो ऑफिसर हो और तुम्हारी बहन नशा करती है, धंधा करती है। और ये सुनने के बाद वृंदा अपना आपा खो देती है और उसकी सोलेमान के साथ हाथापाई हो जाती है। फिर हम एसआईटी ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर एसीपी सर उन दोनों के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, जहाँ पर सोलेमान झूठ बोलता है कि उसकी बहन के बारे में कि वो गांजे के साथ पकड़ी गई है, और ऊपर से बहुत कुछ बनाकर भी बोलता है। तब एसीपी सर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम टीम में आना चाहते हो ना, तो ठीक है तुम टीम में आते हो। और वृंदा को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड करते हैं, ये बोलते हुए कि तुमको काम करना सीखना पड़ेगा कि कैसे सिस्टम में रहकर सीनियर्स की इज्जत की जाती है। हर बात का एक ही हल नहीं होता गुस्सा करना, ये तुम्हारे लिए एक सीख होगी बेटा। वृंदा फिर रोते हुए निकल जाती है। तब सारथी उसके पीछे जाता है, पर वो उस पर भी चिल्ला देती है और बोलती है कि तुम्हारा सीआई तुम्हारी टीम में आ गया है, अब तुम खुश रहो, मेरे बिना केस सॉल्व कर लोगे ना तुम तो अपने प्रमोशन के लिए उनके आगे पीछे घूमते हो। और बहुत कुछ बोल देती है। फिर वृंदा जब घर पहुंचती है तो छुटकी कहती है कि किसने कहा था तुम्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए। वृंदा उसको बोलती है कि कभी तो किसी दूसरे के बारे में सोच लिया करो। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, वो अपने रूम में सारी फाइल्स को उलट पुलट कर देती है और फिर आनंद से जाकर फिर से मिलती है और उसको सब कुछ बताती है कि क्या हुआ है, और उसके पापा के लिए भी माफी मांगती है कि मैं अगर होती तो तुम्हारे पापा को बचा लेती, मेरा शक गलत था। फिर वहाँ से लौटते टाइम ऑटो में जाकर वो देखती है कि रेलवे स्टेशन के गेट पर कैमराज होते हैं, तो गांधीनगर के रेलवे फाटक में भी कैमरा होगा। तब वो सारथी को कॉल करती है और बोलती है कि गांधीनगर पहुंचो। सारथी उससे नाराज था, वो बोलता है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद पहुंचूंगा। जब वो रेलवे स्टेशन जाते हैं तब उनको पता लगता है कि एक गाड़ी रेगुलरली वहाँ मूव हो रही थी जब उस एरिया में मर्डर हुआ था। और एक और चीज उनको देखने को मिलती है कि पुलिस वालों ने उस गाड़ी को अरेस्ट भी कर लिया था, पर पुलिस स्टेशन आकर पता चला कि वो पागल था। उसको देखकर नहीं लग रहा था कि वो सीरियल किलर है और उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट्स ही मिलते हैं, क्योंकि बाकी उसकी कोई भी डिटेल उनके पास नहीं थी। वृंदा फिर सारथी से पूछती है कि क्या डेटाबेस से चेक कर सकते हैं। सारथी बोलता है हाँ, बट थोड़ा टाइम लगेगा। पता लगता है कि ये फिंगरप्रिंट्स किसी ठाकुर नाम के आदमी के हैं जो कि लालापुर गाँव में रहता है और उसके ऊपर काफी मर्डर के केसेस भी हैं। वो लोग रात में लालापुर गाँव पहुंचते हैं और वहाँ जाकर जब वो ठाकुर के बारे में पूछते हैं तो वो लोग उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और उनको धमकाते भी हैं। उनमें से एक आदमी चुपके से बुलाता है उनको, ठाकुर के बारे में सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि आज से 19 साल पहले बोलते हैं कि भगवान पैदा होते ही नसीब को लिखते हैं और ठाकुर पैदा होते ही उसकी माँ को खा गया। गांव के पुजारी ने भी बोल दिया कि इसके ऊपर कोई काला साया है, पिछले जन्म के पापों का। ये पिछले जन्म के पापों को ढो रहा है। 16 लोगों की हत्या की थी इसने पिछले जन्म में, तो गांव वाले उसे अशुभ मानने लगे। गांव में कोई भी मौत होती थी तो सभी इसको ही बोलते थे और उसकी नानी उसको पीटा करती थी और बांध के रखती थी। सिर्फ उसके नाना ही उसको प्यार करते थे, उसको अच्छे से खाना भी नहीं देते थे। गाँव में कोई भी मौत होती तो सभी लोग आके उसको मारते थे। बहुत ही गलत हुआ उस बच्चे के साथ। फिर एक दिन इसके नाना मर गए और ये बहुत रोया। इसकी नानी को लगा इसके पापों की वजह से उसने अपने पति को खो दिया, तो गांव में हवन करवाने के लिए और गांव के पाप को खत्म करने के लिए पुजारी जी ने एक जगह रात को बांध दिया इसको कि आज इसकी बलि चढ़ेगी माता के लिए और मरने के बाद इसको ये पक्षी खाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, वो छूट जाता है और अपनी नानी के पास मदद के लिए आता है, पर उसकी नानी उसकी कोई मदद नहीं करती। तब वो अपनी नानी को भी खत्म कर देता है और फिर वो आदमी सारे फोटोज वगैरह सब कुछ वृंदा और सारथी को हैंड ओवर करता है। रात को जब वृंदा फ्रेश होकर आती है तो वो देखती है उसकी माँ उसका रूम ठीक कर रही होती है और बोलती है कि बेटा तू इतना स्ट्रेस क्यों लेती है। फिर वृंदा बात करते करते कुछ पेपर पर नोट डाउन करती है। वो नोट करती है कि कोल माइन, रेलवे स्टेशन या बस डिपो पर
मर्डर से पहले कोई एक्सीडेंट होता है। वो सारथी के घर जाती है और उसे भी समझाती है कि कोई भी एक मिसिंग होता है और उसकी जगह वो किलर जाकर ज्वाइन करता है और वो उनका मास मर्डर करता है। ये कोई सीरियल किलर नहीं है, ये मास मर्डरर है। ये लोगों को मार रहा है ज्यादा से ज्यादा जो भगवान को मानते हैं। फिर हम उसी किलर को देखते हैं जो कि बस ड्राइव कर रहा होता है जहाँ पर सारे लोग हज को जा रहे होते हैं। रात को वो बस को ब्रिज से नीचे गिरा देता है, इससे सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं किलर को, वो किलर बैठा हुआ होता है, वो पूरा भीगा हुआ था। वो फिर कॉल करता है आनंद को और वो उसे सत्या करके पुकार रहा था और आनंद उसे ठाकुर करके। वो बोलता है कि हमारा काम हो चुका है। फिर हम देखते हैं उसके एनजीओ के बाकी लोग भी बहुत खुश थे और उसके साथ आनंद उर्फ सत्या बोलता है कि हमारा एक और काम पूरा हो गया। आनंद ये भी बोलता है जितने भी लोग आज मारे गए हैं वो भगवान को मानते हैं, उनका भगवान आया उनको बचाने के लिए। हम तब तक ये करते जाएंगे जब तक दुनिया में कोई भी ऐसा रहेगा जो भगवान को मानता है। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि भगवान है या नहीं। हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं और हमको जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम आनंद और सत्या को देखते हैं। वो पेपर पढ़ रहा होता है और उसके गांव के इंसिडेंट के बारे में पेपर में लिखा हुआ था, कैसे उसने अपनी बहन को खोया रिचुअल की वजह से और उसकी माँ मारी गई और उसने कैसे गांव वालों को जला दिया, सब कुछ पेपर में लिखा हुआ था। फिर हम देखते हैं जेल में एक नया लड़का आया है जो कि बाथरूम में खुद को लॉक करके रखता है। सारे लड़के और गार्ड भी उसे तंग कर रहे हैं और उसे बाहर बुला रहे हैं, वो नहीं आता। वो बोल रहा है कि अगर मैं बाहर आया तो तुम लोग मुझे मारोगे। फिर रात को सत्या उसे बुलाता है, उसके कहने पर वो बाहर आता है। वो उसका नाम ठाकुर बताता है। फिर सत्या उसे रात का खाना भी देता है और वो खा लेता है। सारा दिन फिर से वो अपने को बाथरूम में बंद करके रखता है। फिर सत्या उससे पूछता है कि तूने क्या किया है। वो बोलता है कि मैंने 16 खून किए थे पिछले जन्म में, इसलिए मैं ये पाप ढो रहा हूँ और मैंने मेरी नानी को भी मार डाला और गांव वालों को भी। सत्या फिर मुस्कुराता है और बोलता है तुझे कैसे पता पिछले जन्म में तूने 16 खून किए हैं। वो बोलता है कि पुजारी जी ने बोला है। वो कहता है कि ये सब एक अंधविश्वास है, तुझे मारने को कोई नहीं आएगा और तू पनौती भी नहीं है। अगर कोई आता है तो मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। फिर हमको प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर ठाकुर ने बस एक्सीडेंट कराया था। उधर एसआईटी टीम पहुंच जाती है। सब पहुंचकर बोलते हैं कि वृंदा ने सही अनुमान लगाया था कि ऐसा ही हो रहा है, उसकी जगह कोई और ले रहा है और मास मर्डर कर रहा है। तब एसीपी बोलता है फिर वृंदा तुम टीम को लीड करोगी। और फिर वृंदा और सारथी के हाथ में जो ठाकुर का फोटो लगा था पुराना, उसको ही मॉडिफाई करके अडल्ट बनवाया जाता है और जगह जगह सर्कुलेट किया जाता है। फिर उनका शक एकदम यकीन में बदल जाता है जब वो हर जगह जाकर पूछताछ करते हैं। बस डिपो के मालिक बताते हैं जल्दी जल्दी में हमने एक को भर्ती कर लिया था, हमने पूरा प्रोसेस भी नहीं किया था। सेम कंस्ट्रक्शन एरिया में भी हुआ था जहाँ पर ब्रिज गिरा था। उधर भी ठेकेदार को नहीं पता था कि कौन सा आदमी नया ज्वाइन हुआ है। दूसरी तरफ हम आनंद को देखते हैं जो कि अपने एनजीओ में अपने लोगों के साथ रेडी हो रहा था कुछ बड़ा करने के लिए। उसने बोला मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने जला दिया गया, मेरी माँ को मार दिया गया और आप लोग भी आज मेरे साथ इस मुहिम में इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपके साथ भी भगवान के नाम पर कुछ ना कुछ गलत किया गया है। इन पुजारी और भगवान को मानने वालों के द्वारा हम एक एक करके सबको खत्म कर देंगे जो भी भगवान को मानते हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे कि भगवान है या नहीं है। उसी रात को हम देखते हैं कि आनंद और ठाकुर एक साथ खाना खा रहे होते हैं। ठाकुर आनंद से माफी मांगता है और बोलता है कि तुम्हारा एटीएम मैं लेकर गया था और स्लिप भी, नहीं तो वो लोग हमको कभी नहीं पकड़ पाते। वो बोलता है कि हमको कोई भी कभी भी नहीं पकड़ पाएगा, मैं नहीं रहा तो कोई दूसरा शुरू करेगा। ये एक मुहिम है, एक जंग है। वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक आदमी बोलता है कि वृंदा आपसे मिलने के लिए आई है। तभी ठाकुर सोचता है कि वृंदा उसको अरेस्ट करने के लिए आई है और वो उत्तेजित हो जाता है। पर आनंद बहुत ही शांत रहता है। वो बोलता है इसको अंदर ले जाओ, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक इसको कुछ भी नहीं पता लगेगा। वृंदा जाकर आनंद को सब कुछ बताती है कैसे ये किलर एक एक करके मास मर्डर कर रहा है। वो बोलती है कि तुम्हारे फादर को मारने का लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि इसके बाद कोई मास मर्डर हुआ नहीं। तुम्हारे फादर को क्या तुम किसी तीर्थ पर लेकर जाने वाले थे? आनंद बोलता है मुझे कुछ खास याद नहीं है और बहुत रात भी हो चुकी है, मुझे एनजीओ का काम भी देखना है। वृंदा थोड़ा जोर देती है इस पर। आनंद बोलता है कि हाँ मैं उनको लेकर जाने वाला था जगन्नाथ देव की तीर्थ यात्रा में, उसका टिकट भी मैंने कराया था पर पापा की मौत की वजह से वो कैंसिल हो गया। वृंदा फिर थैंक यू बोल के चली जाती है। आनंद कोशिश कर रहा था केस को थोड़ा डाइवर्ट करने की। दूसरी तरफ हम छुटकी को देखते हैं जो कि पब में होती है और उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी कुछ अनबन हो जाती है क्योंकि वो उससे फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था और वो उसको होने नहीं दे रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे थप्पड़ भी मारता है और जान से मारने की धमकी देता है और बोलता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी दीदी से डरता हूँ। जब ये बात वृंदा को पता लगती है वो तुरंत पब में आती है, उस लड़के को घसीटती हुई बाहर ले जाती है और गाड़ी के बोनेट को खोलकर उसे बोलती है अभी तेरा मुंह जला दूंगी और उसे बहुत धमकाती है और बोलती है कि आइंदा मेरी बहन से मिलना मत। ये बोलकर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं।
चुटकी को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। वो वृंदा से माफी मांगती है और उसको बहन का दर्जा दे देती है। फिर हम देखते हैं कि एसीपी सर बोल रहे थे कि जगन्नाथ टेम्पल के पास हमको कोई क्लू नहीं मिला, ये केस हम डीजीपी सर को ट्रांसफर कर दें। तो वृंदा एक आइडिया देती है। वो बोलती है कि हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेती हूँ और बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है ठाकुर के बारे में। मैं आ रही हूँ पुनर्जन्म लेकर। जिन 16 लोगों को तुमने पिछले जन्म में मारा था उनमें से ही मैं एक हूँ और मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। वो अपनी फैमिली मेंबर्स को अंडरग्राउंड कर देती है और पूरे पुलिस फोर्स को अपने घर के बाहर लगा देती है। और ये न्यूज़ जब ठाकुर आनंद के एनजीओ पर देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और मानने लगता है कि पिछले जन्म में जिन 16 लोगों को उसने मारा था उनमें से वृंदा एक है जो कि लौट कर आई है उसको खत्म करने के लिए। उसकी पुरानी मेमोरीज ट्रिगर होने लगती है। जब वो छोटा था उसके गांव वाले उसे बोला करते थे। आनंद उसे शांत करता है और उसके बाकी लोगों को बोल देता है कि इसको हमारे एनजीओ से दूर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस का शक हमारे ऊपर आ जाएगा और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। आनंद को लगता है कि उसने ठाकुर को समझा दिया है अच्छे से। और रात को जब दूसरा आदमी ठाकुर को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, वो ढाबे में जब खाना खाने के लिए गया, ठाकुर उधर से टेम्पो लेकर भाग गया क्योंकि उसके दिमाग पर तो खून सवार था और डर था कि वृंदा उन्हीं में से एक है जिन 16 लोगों का मर्डर उसने पिछले जन्म में किया था। अगर वृंदा को उसने खत्म नहीं किया तो वृंदा उसे जान से मार देगी। फिर वो सीधा वृंदा के घर के सामने जाता है और चाकू निकालता है। दूसरी तरफ आनंद को भी पता चल जाता है कि ठाकुर भाग चुका है। उसको पता था कि वो वृंदा को मारने के लिए उसके घर गया होगा। वो भी गाड़ी लेकर निकल जाता है। सीआई की वजह से ठाकुर को शक हो जाता है और वो उधर से भागता है और पूरी एसआईटी टीम उसका पीछा करती है। भागते हुए वो लोग एक कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंचते हैं। भागते भागते ठाकुर ने अपना बैग कहीं गिरा दिया था। आखिर में ऊपर उसको पुलिस वाले पकड़ते हैं। उधर से भी वो भाग जाता है। लास्ट मोमेंट में वृंदा और ठाकुर आमने सामने होते हैं। दोनों में हाथापाई होती है पर ठाकुर वृंदा को मार के नीचे गिरा देता है। तभी पीछे से सारथी उसे गोली मार देता है। मरते हुए वो कहता है कि तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हो। लास्ट मोमेंट में वृंदा और ठाकुर आमने सामने होते हैं। दोनों में हाथापाई होती है। ठाकुर वृंदा को मार के नीचे गिरा देता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से सारथी उसे गोली मार देता है। मरते हुए वो कहता है कि तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हो और ठाकुर उधर खत्म हो जाता है। सबको लगता है कि केस सॉल्व हो चुका है, ठाकुर मर चुका है। लोग बहुत ही खुश थे। फिर मोर्चरी में जब पोस्टमार्टम देखने के लिए वृंदा और सारथी गए थे तब उनको उसकी पॉकेट से फोन मिलता है जो कि मर्डर के 2-3 मिनट पहले ही उसको कॉल कर रहा था। मतलब कोई ना कोई उसको इंस्ट्रक्शन देता है और साथ ही वृंदा को ठाकुर की लास्ट स्टेटमेंट भी बताता है कि हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हो। मतलब ये कोई एक नहीं है, कई सारे लोग हैं। वृंदा एक और चीज नोटिस करती है कि उसकी चेस्ट पर सत्या नाम का टैटू भी होता है। फिर वो जेल में पता करते हैं कि इसके साथ सत्या नाम का कोई था क्या। तब उनको सत्या के बारे में पता लगता है कि उसको किसी ने अडॉप्ट भी किया था जिसका नाम कृष्णमूर्ति है। कृष्णमूर्ति कोई और नहीं, वृंदा के डैड ही थे जिन्होंने उसको भी अडॉप्ट किया था। फिर सीधा वो अपने घर जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि माँ सत्या कौन है, पापा ने उसे क्यों अडॉप्ट किया था। उसकी माँ पहले उसे कुछ नहीं बताती पर वृंदा के प्रेशर देने पर वो बताती है कि सत्या कोई और नहीं, तुम्हारा ही भाई है और मैं नहीं चाहती थी कि उसका साया तुम्हारे ऊपर पड़े क्योंकि तुम्हारे पापा की मौत के टाइम उसकी भी बॉडी उनकी डेड बॉडी के साथ ही पड़ी हुई थी। मैं मानती हूँ कि वही जिम्मेदार है तुम्हारे पापा की मौत के लिए। असल में तुम्हारे पापा को तुम्हारा भाई मिल चुका था और वो एक क्रिमिनल था। उसने पूरे गाँव को जलाकर जान से मार दिया था। उसने पूरे गांव वालों को जलाकर जान से मार दिया था। इसलिए मैंने मना कर दिया कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएं। फ्लैशबैक में कृष्णमूर्ति जी को दिखाया जाता है जो कि सत्या से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो, यहाँ से बाहर निकल सकते हो तुम। पर सत्या का कोई मन नहीं है बाहर जाने का। पर ठाकुर उसे समझाता है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुमको बाहर लेकर जाने वाला कोई है। तुम अगर बाहर की दुनिया में जाते हो, कामयाब बनते हो तो तुम मुझे भी बाहर लेकर जा सकते हो। फिर सत्या बाहर चला गया और कस्टडी मिली कृष्णमूर्ति जी को। वो उसको अच्छे कॉलेज में भर्ती करवाते हैं, उसके लिए कपड़े पैसे वगैरह भिजवाते हैं पर सत्या कुछ भी नहीं लेता था। वो नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से उसके लिए इतना प्यार इनके मन में जागा क्यों, क्या मोटिव है इसके पीछे। पर कृष्णमूर्ति जी उसे कुछ भी नहीं बताते थे क्योंकि सत्या अभी भी क्रिमिनल था, वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा था। जीवन के एक हर पड़ाव पे सत्या ने देखा कैसे भगवान के दूत जो बने हुए हैं वो लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए भगवान के खिलाफ, उनके दूतों के खिलाफ सत्या के मन में एक नेगेटिव इमेज बन गई थी
और कृष्णमूर्ति जी उससे जब भी मिलते थे उसको लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह दिया करते थे। धीरे धीरे उनका बॉन्ड भी सही होने लगा और सत्या भी ट्रैक पर आने लगा। सत्या एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहा था। अब उसका ग्रेजुएशन डे आने वाला होता है। वो अपनी पत्नी से बोलते हैं अब सही टाइम आ चुका है भाई बहन को मिलवाने का। फिर वो सत्या को लेने के लिए कॉलेज चले जाते हैं। सत्या तब अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है। सत्या का दोस्त एक लड़की से प्यार करता है जो कि पेट से है। उनका प्यार इतना आगे बढ़ गया, घर वाले और कम्युनिटी वाले नहीं मान रहे तो उन लोगों को रोक के रखा हुआ था उन्होंने। वो दोनों आज रात भागने वाले थे और सत्या इनकी हेल्प करने वाला था। सत्या कृष्णमूर्ति जी को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है और ये दोनों भी चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस लड़की को कम्युनिटी वाले मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों को ही खत्म कर देंगे। सत्या बीच में खड़ा हो जाता है उन लोगों को रोकने के लिए, पर जो हेड होता है वो बोलता है कि इस लड़के को भी खत्म कर दो। फिर कृष्णमूर्ति जी आते हैं और सबको समझाते हैं कि कोई भी कम्युनिटी ये हक नहीं देती किसी की जान लेने की, पर ये धर्म के अंधे कैसे समझ सकते थे। वो कृष्णमूर्ति जी को भी खत्म कर देते हैं, वो सत्या को भी मारते हैं। पर सत्या घायल हुआ था, मरा नहीं था। फिर से हमको वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वृंदा के परिवार को पता चलता है कि उसके फादर मर चुके हैं। पुलिस वाले उनकी वाइफ को बताते हैं कि उनकी डेड बॉडी के पास में ही सत्या नाम का एक लड़का भी पड़ा था जिसकी कस्टडी उन्होंने ली थी। आप चाहो तो हम उसकी कस्टडी आपको सौंप सकते हैं, पर उसकी माँ उसे मना कर देती है। उन्हें लगता है कि सत्या की वजह से ही कृष्णमूर्ति जी की जान गई है। फिर प्रेजेंट डे में हम वृंदा को देखते हैं जो कि सारथी को पकड़ के रोती है। दूसरी तरफ हम आनंद को देखते हैं जो कि चीनी की डोल लेकर बैठा हुआ था। वो अपने लोगों से बोलता है कुछ बड़ा करने का टाइम आ चुका है। वो लोगों से बोलता है भले कितने लोग पीछे छूट जाएं, पर हमको हमारा मकसद नहीं भूलना है। फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सत्या को होश आता है और वो कृष्णमूर्ति जी के बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है कि वो मारे जा चुके हैं। फिर सत्या को अपनी पूरी लाइफ रिवाइंड हो जाती है कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसके बहन के साथ, उसकी माँ के साथ। उसको फिर से भगवान के ऊपर गुस्सा आने लगा क्योंकि भगवान की कम्युनिटी वालों की वजह से आज कृष्णमूर्ति जी छिन गए थे उससे। फिर वो एक मुहिम स्टार्ट करता है जिसमें जो भी भगवान से नाखुश है, भगवान के दूत से, भगवान के पुजारी से या किसी भी भगवान को मानने वाले से, और किसी भी ऐसे इंसान ने उनका कोई भी नुकसान किया है तो उसके साथ जुड़ जाए और हम मिलकर बदला लेंगे। किसी के साथ जात पात का भेदभाव हुआ, धर्म का भेदभाव हुआ, किसी को कुएं से पानी न पीने दिया, जिसके साथ भी कुछ गलत हुआ, सारे लोग सत्या के साथ जुड़ने लगे। वो एक एक करके प्लान करके जो भी दोषी था उनको मौत के घाट उतारने लगे। फिर कुछ दिन बाद ठाकुर भी जेल से निकल गया और वो भी सत्या के साथ जुड़ गया। प्रेजेंट में सारथी को देखते हैं जो कि वृंदा को समझा रहा होता है कि आपको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, बहुत लोगों की जान को खतरा है, वो मास मर्डर कर रहा है। वृंदा भी खुद को संभालती है और सीधा ऑफिस पहुंचती है ये बोलते हुए अभी सत्या कैसा दिखता है, हमको वो डेटा चाहिए होगा। और दूसरी तरफ हम आनंद को देखते हैं जो कि एक त्योहार पे मास मर्डर करने के लिए रेडी हो रहा था। दूसरी जगह हम एसआईटी ऑफिस में देखते हैं सारे लोग परेशान हो चुके थे, सत्या का ज्यादा डेटा कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर सत्या ने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी वो चीज वृंदा देखने लगी तो उसे पता चला कि सत्या ने अपना एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था जहाँ पर उसने बताया था कि उसको किसी ने अडॉप्ट किया है और उसका नाम आनंद के पापा के नाम से एकदम मैच करता है। वृंदा के दिमाग में ये पॉइंट स्ट्राइक करता है असल में वो आनंद का पापा था ही नहीं, सत्या ने एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था आया और दुनिया के सामने एक अच्छा सा नरेशन क्रिएट किया कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है। जब उसने देखा कि पुलिस एक एक क्लू ढूंढ के उसके घर तक पहुंच चुकी है तो वो क्या करता, वो ठाकुर से उस आदमी को मरवा देता है जिसको उसने फादर बनाकर अब तक रखा हुआ था ताकि वो पुलिस की नजर में सस्पेक्ट से विक्टिम में बदल जाए। वृंदा अब सीधा आनंद के एनजीओ में जाती है पर उधर कोई भी नहीं होता। तभी वृंदा अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वृंदा अब सीधा आनंद के एनजीओ में जाती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वृंदा पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसका भाई और कोई नहीं आनंद है। वो फिर आनंद के एनजीओ में जाकर देखती है जहाँ लिखा हुआ था 25 साल बाद दिव्य ज्योति फिर से दिखेगी और बहुत बड़ा महाउत्सव होने वाला था। फिर वो एसीपी साहब को कॉल करती है और बोलती है कि आनंद ही सत्या है और ये भी बोलती है कि जल्दी से जल्दी रिलीजियस प्रोग्राम हमको रुकवाना होगा नहीं तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। हम देखते हैं एसआईटी टीम मंदिर पहुंचती है और एसीपी सर जब अनाउंसमेंट करने लगते हैं उनको मंदिर के कार्यकर्ता बंदूक तान देते हैं और चुप रहने के लिए बोलते हैं। वो माइक पर बोलते हैं कि सारे लोग पानी में उतरेंगे और देवी को प्रणाम करेंगे और पानी में ही आनंद ने सुबह ही एक केमिकल मिला दिया था जो कि आग के कांटेक्ट में आते ही जल जाएगा। वृंदा, सारथी और बाकी टीम सारे भक्तों को रोक रहे होते हैं। वृंदा तब आनंद के
बारे में पता करने की कोशिश करती है पर उसको कोई भी क्लू नहीं मिलता। तभी वो सारथी से पूछती है कि दिव्य ज्योति कहाँ पर जलेगी। वो जंगल की तरफ पॉइंट करता है। वृंदा समझ जाती है दिव्य ज्योति कोई और नहीं आनंद ही जलाएगा, क्योंकि ऐसा कोई इवेंट होता ही नहीं है। और वो एरिया वही था जहाँ से चीनी भागी थी। और याद करो आज से 20 साल पहले क्या हुआ था, जब सत्या की माँ को मार दिया गया था और सत्या को लगा कि चीनी को भी मार दिया गया है। उसने उस टाइम पूरे गांव को जला दिया था जो कि जंगल में था। और इसी तरह 20 साल पहले किसी ने देखा होगा कि जंगल से रोशनी आ रही है और उनको लगा कि कोई दिव्य ज्योति है। फिर हम देखते हैं कि वृंदा उधर पहुंचती है और सत्या ने केमिकल से भरा हुआ टैंक बना रखा था जिसको वो आग लगाने वाला था। इधर दिव्य ज्योति जलेगी और उधर सारे लोग पानी में उतरेंगे और सत्या का एक आदमी पानी में आग लगा देगा और सभी मर के खत्म हो जाएंगे। फिर वृंदा ने उससे सच्ची कह के पुकारा। वो पूछता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो। फिर वृंदा ने खुद को चीनी बोला। वो कहता है कि नहीं, चीनी मर चुकी है। तब वृंदा ने सब कुछ बताया। सत्या को चीनी पर विश्वास हो गया पर वो नहीं चाहता कि मुहिम को रोका जाए। वो बोलता है कि तुम इतने साल मुझसे दूर रही, मेरी माँ को मार दिया गया, मैंने इतने साल कितना कुछ सहा है, तुमको पता नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, भगवान के सताए हुए और भी बहुत सारे लोग हैं। अब ये मुहिम चीनी मैं चाह कर भी नहीं रोक पाऊंगा। चीनी उसको रोकती है और बोलती है हम दोनों को एक ही आदमी ने पाला और बड़ा किया। उन्होंने जो सीख मुझे दी वही तुम्हें दी, पर मैं अपने रास्ते से भटकी नहीं और तुम भटक चुके हो। आज तुम भी वही कर रहे हो जो 20 साल पहले उन लोगों ने हमारे साथ किया था। इन लोगों का क्या दोष है कि ये भगवान को मानते हैं। पर सत्या कुछ सुनने को तैयार नहीं था। फिर वृंदा उसके ऊपर गोली चला देती है और उसकी जान ले लेती है। मरते टाइम सत्या वो हाथों से बनाई हुई डॉल चीनी को देता है और वृंदा को बचपन के सारे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।